दोस्तों आदाब। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। पुलिस वाले थोड़ा मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैंने हिंदुस्तान की भी कुछ बड़ी खबरों को शामिल किया हूँ। आगे इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले मिडिल ईस्ट से आ रही कुछ बड़ी खबरों को सुन लीजिए। दोस्तों मिडिल ईस्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही जिसने पूरी दुनिया की नजरें अपनी तरफ खींची। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक अहम न्यूक्लियर यानी परमाणु समझौते को मंजूरी दे दी। अगर ये समझौता पूरी तरह लागू होता है तो मिडिल ईस्ट की सियासत और ताकत का संतुलन बदल सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ये समझौता करीब 30 साल के लिए होगा और इसकी कीमत अरबों डॉलर में बताई जा रही। इस डील के तहत अमेरिका की बड़ी कंपनियां सऊदी अरब में न्यूक्लियर पावर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगी ताकि इस प्रोग्राम में अमेरिका की सीधी निगरानी और अहम भूमिका बनी रहे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अगर अमेरिका और सऊदी अरब की संयुक्त स्टडी में यह फैसला होता है कि इसकी जरूरत है तो अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब में यूरेनियम इनरिचमेंट यानी यूरेनियम संवर्धन की सुविधा भी बना सकती हैं। यही वो हिस्सा है जिस पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है, क्योंकि इसी तकनीक का इस्तेमाल बिजली बनाने के साथ साथ आगे चलकर परमाणु हथियार बनाने की दिशा में भी किया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अगर इस पूरे प्रोग्राम में अमेरिका शामिल रहेगा तो सऊदी अरब के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उसकी नजर बनी रहेगी और इस तकनीक का गलत इस्तेमाल होने की आशंका कम होगी। लेकिन इस दलील से हर कोई सहमत नहीं है। अब इस समझौते को अमेरिकी कांग्रेस के सामने भी रखा जाएगा। वहां कई सांसद इसका विरोध कर सकते हैं। उनकी चिंता यह है कि मिडिल ईस्ट में एक और देश को इतनी संवेदनशील परमाणु तकनीक देना पूरे इलाके में नए हथियार की दौड़ शुरू कर सकता है। इस डील को लेकर अमेरिका पर डबल स्टैंड यानी दोहरे मापदंड का अपनाने का भी इल्जाम लगा है। वजह यह है कि एक तरफ अमेरिका ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर लगातार सख्ती दिखा रहा और दबाव बना रहा और उसे रोकने की कोशिश कर रहा, जबकि दूसरी तरफ वही अमेरिका सऊदी अरब को यूरेनियम इनरिचमेंट जैसी अहम तकनीक देने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते पर साल 2025 में ही सहमति बन गई, लेकिन ईरान के साथ बढ़ते तनाव, मिडिल ईस्ट की जंग और अमेरिकी कांग्रेस में संभावित विरोध की वजह से ट्रंप प्रशासन ने इस पर आधिकारिक दस्तखत नहीं की। अब खबर है कि आने वाले कुछ दिनों में इसकी औपचारिक घोषणा की जा सकती है। अगर यह समझौता बिना किसी बड़ी रुकावट के लागू हो जाता है तो सऊदी अरब पहली बार अपनी जमीन पर बड़ा नागरिक परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। इससे ईरान और इजराइल दोनों की चिंता बढ़ सकती है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले भी कह चुके हैं कि अगर ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल करता है तो सऊदी अरब भी पीछे नहीं रहेगा। यही वजह है कि समझौते को सिर्फ एक कारोबारी डील नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की बदलती सियासत का बड़ा मोड़ माना जा रहा। अब पूरी दुनिया की नजर कांग्रेस पर, अगर वहां से भी मंजूरी मिल जाती है तो आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट के परमाणु समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। दोस्तों रुख करते हैं मिडिल ईस्ट और यूक्रेन से जुड़ी एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां कूटनीतिक मोर्चे पर जुबानी जंग तेज होती जा रही है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लारोव ने पश्चिमी देशों के उन आरोपों पर करारा जवाब दिया जिनमें कहा जा रहा है कि रूस और चीन ईरान को हथियार और सैन्य मदद दे रहे हैं। लारोव ने इन इल्जामात को पूरी तरह बेबुनियाद और शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी मुल्क पर हथियार देकर जंग को बढ़ावा देने का इल्जाम लगना चाहिए तो वो रूस या चीन नहीं बल्कि खुद अमेरिका है। लारोव का कहना है कि अमेरिका सीधे या अपने यूरोपीय साथियों के जरिए यूक्रेन को लगातार हथियार, गोला बारूद और खुफिया जानकारी दे रहा। यही नहीं, उन्होंने स्टारलिंक का भी जिक्र किया और कहा है कि इस सिस्टम की मदद से यूक्रेन अपने सैन्य ऑपरेशन चला रहा है। रूस का दावा कि स्टारलिंक सिर्फ इंटरनेट सेवा नहीं रह गया बल्कि इसके जरिए यूक्रेनी फौज ड्रोन उड़ाने, अपने सैनिकों के बीच संपर्क बनाए रखने और रूसी ठिकानों की निगरानी करने में मदद ले रही है। लारोव का कहना है कि जब ये सब अमेरिका की मदद से हो रहा तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि वाशिंगटन इस जंग का अहम हिस्सा बन चुका है।
उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिमी देश रूस और चीन पर ईरान को हथियार देने का इल्जाम लगाकर अपनी नाकामियों और अपनी दोहरी नीति को छिपाना चाहते हैं। उनके मुताबिक अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं आया जिससे ये साबित हो कि रूस या चीन ईरान को बड़े पैमाने पर सैन्य हथियार दे रहे हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों का दावा कुछ और है। उनका कहना है कि ईरान रूस को शाही ड्रोन मुहैया करा रहा, जबकि चीन ईरान को ऐसी तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक सामान दे रहा जिससे उसकी मिसाइल और रक्षा क्षमता मजबूत हो रही। इसी वजह से अमेरिका और उसके सहयोगी देश इन तीनों देशों के बढ़ते रिश्तों पर चिंता जता रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर की। मशहूर समाजसेवी सोनम वांगचुक का लंबा अनशन अब एक बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है। लगातार 25 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उन्हें जंतर मंतर से सफदरगंज अस्पताल ले जाया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए उन्हें मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक अनशन की वजह से उनका वजन तकरीबन 9 किलो कम हो गया और उनकी सेहत को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है। इधर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर सोनम वांगचुक अस्पताल में तो क्या आंदोलन भी खत्म हो जाएगा? लेकिन आंदोलन से जुड़े लोगों ने साफ कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। उनका कहना है कि लड़ाई अभी जारी रहेगी और अपनी मांगों से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक से अपील की कि वो अपनी सेहत को देखते हुए अनशन खत्म कर दे। उन्होंने कहा कि देश को सोनम वांगचुक जैसे लोगों की जरूरत है और उनकी जान सबसे ज्यादा अहम है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि प्रदर्शन जारी रहेगा। अभिजीत दीपके का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते और छात्रों की मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं बल्कि देश के लाखों छात्रों के मुस्तकबिल की लड़ाई है। इसी बीच सरकार की तरफ से भी पहली बार कुछ नरमी देखने को मिली है। मंगलवार रात केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मेदांता अस्पताल पहुंचे और सोनम वांगचुक से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। इसे सरकार की तरफ से बातचीत की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आंदोलन में शामिल लोगों को देश विरोधी ताकतों की बी टीम बताया था, लेकिन अब सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों का अस्पताल पहुंचना इस बात का इशारा माना जा रहा है कि सरकार इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रही है। उधर विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे पर सक्रिय है। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सोनम वांगचुक से मिलने और उनसे अनशन खत्म करने की अपील करने की तैयारी में है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उनसे मुलाकात कर चुके हैं। राहुल गांधी ने जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में धरना भी दिया था। उस दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। उसके बाद ये मामला और ज्यादा सियासी चर्चा का विषय बन गया। दोस्तों, अब ये आंदोलन सिर्फ पेपर लीक के मुद्दे तक सीमित नहीं रह गया। प्रदर्शनकारियों यानी मुजाहिरीन का कहना है कि ये देश के युवाओं की बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ भी आवाज है। उनकी मांग है कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और जिन छात्रों ने इस पूरे मामले में अपनी जान गंवाई उन परिवारों को इंसाफ और मुआवजा दिया जाए। फिलहाल जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है और अब सबकी निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। देखना होगा कि बातचीत से कोई रास्ता निकलता है या फिर ये आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले लेता है। दोस्तों, अब चलते हैं मुंबई, जहां छात्रों के समर्थन में एक जबरदस्त जनसैलाब सड़कों पर उतर आया। हजारों लोग एक साथ इकट्ठा हुए और पेपर लीक के खिलाफ चल रहे आंदोलन के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। इस प्रदर्शन में सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि उनके वालिदैन, टीचर, समाज कारकुन और आम लोग भी बड़ी तादाद में शामिल हुए। हर किसी के हाथ में तख्तियां और झंडे थे और हर जुबान पर एक ही सवाल था, आखिर हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ बार बार खिलवाड़ कब तक होता रहेगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब ये मामला सिर्फ एक पेपर लीक का नहीं रह गया, ये पूरे तालीमी निजाम यानी शिक्षा प्रणाली पर भरोसे का सवाल बन चुका है। उनका कहना है कि अगर इम्तिहान ही साफ
और ईमानदारी से नहीं होंगे तो मेहनत करने वाले लाखों छात्रों के सपने कैसे पूरे होंगे। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ अब इस आंदोलन से जुड़ी सबसे बड़ी और ताजा अपडेट सामने आई। दिल्ली की मेदांता अस्पताल के बाहर सोनम वांगचुक की करीबी सहयोगी गीतांजलि यांगमो ने मीडिया से बात करते हुए एक अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कई सांसदों की तरफ से लिखित भरोसा मिलने के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने का फैसला किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक अहम शर्त भी रखी है। गीतांजलि यांगमो के मुताबिक सोनम वांगचुक चाहते हैं कि सरकार पहले ये यकीन दिलाए कि जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जब तक सरकार की तरफ से यह भरोसा नहीं मिलता तब तक वह अपना अनशन औपचारिक तौर पर खत्म नहीं करेंगे। सोनम वांगचुक का कहना है कि मामला सिर्फ उनकी सेहत का नहीं है, असली चिंता उन हजारों छात्रों और नौजवानों की है जो कई दिनों से अपने हक और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल सबकी निगाहें केंद्र सरकार पर टिकी हुई। अब देखना ये होगा कि सरकार सोनम वांगचुक की इस मांग पर क्या फैसला लेती है। अगर सरकार की तरफ से भरोसा मिलता है तो लंबे समय से चल रहा ये अनशन खत्म हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन एक बार फिर तेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।